Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. The Prime Minister replied to the discussion on the motion of thanks on the President's address in the Lok Sabha on Tuesday. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses of Lok Sabha and Rajya Sabha on Tuesday. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Motion of thanks on the President's address accepted after discussion in the Lok Sabha. Prime Minister replies to the discussion in the lower house, says the poor were given real development, not false slogans by his government. Stresses 25 crore people lifted out of poverty in 10 years. Government working with resolve to build a modern, capable and developed India. Prime Minister says in the Lok Sabha, we live by the Constitution. The unity of the nation is paramount for us. And the country is now fully prepared to deal with any pandemic, emphasizes Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda in the Rajya Sabha. The Finance Minister urges members to promote the Prime Minister internship scheme in their constituencies. News now in detail. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday replied to the discussion on the motion of thanks on the President's address. Let us listen into some excerpts of the Prime Minister's speech. राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। जिनका जन्म नहीं हुआ था,
जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी, और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके अगर 75,000 जोड़ दें तो 1 अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास हैं उनके 13.25 लाख रुपए पर तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एआई, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी की चर्चा हम तो गेमिंग का भी महात्मा क्या होता है इसके लिए भी प्रयास करने वाले लोगों में से।
मैंने देश के नौजवानों से कहा है कि दुनिया का गेमिंग क्रिएशन का, क्रिएटिविटी वर्ल्ड का कैपिटल भारत क्यों न बने। और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई है। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में
फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके, विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लिए फ्यूचर रेडी शहर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमने उस दिशा में काम आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, उसका लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों को पहुंचे, ये हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा है। Before the Prime Minister's reply on the motion of thanks discussion, members from different political parties took part in the debate. Most of it was on political lines, with the NDA parties defending the government and opposition benches attacking the treasury. We now will listen into some excerpts of the discussion in the Lok Sabha. इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में है और मफलर भी इंडिया अलायंस में है। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर
छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? कश्मीर के अंदर जो वहां के राजा थे हरि सिंह जी, वो भारत में विलय करना चाहते थे कश्मीर का। पाकिस्तान के कवालियों ने उस समय पर हमारे सेना पर हमला किया, हमारे सैनिकों ने आगे बढ़े और नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने यूएन चले गए और यूएन से युद्ध विराम की घोषणा करा दी, जिसके कारण से आज पीओके हमारे पास नहीं है पीओके। और लेकिन मैं आने वाले समय में दावे से कह सकता हूं, एक दिन आएगा जब पीओके भी भारत का हिस्सा होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं आपसे ये दावे से कह सकता हूं। In response to a question regarding the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan stated that claims for crop loss are now settled within a short period of time, benefiting the affected farmers. माननीय विद्वान किसान हितैषी सदस्य ने उन्होंने ये कहा कि दावे का भुगतान कितने दिनों में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बहुत समय लगता था। पहले जो फसल बीमा योजना थी वो बहुत डिफेक्टिव थी। कई बार 6-6, 8-8 महीने, एक साल लग जाता था। लेकिन अब ये तय किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कि फसल कटाई के अधिकतम 1 महीने के बाद जो परिणाम आते हैं फसल कटाई के, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे और वो रिपोर्ट मिलने के बाद फसल का जो दावा है उसका भुगतान किसानों को कर दिया जाए। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ही संपूर्ण भुगतान करती थी, राज्य और केंद्र मिलकर, तो देर लगती थी। अब हमने तय किया है कि अगर राज्य सरकार उपज के आंकड़े भेज दे और उसमें देर अगर बीमा कंपनी करेगी तो 12% उनको ब्याज देना पड़ेगा, जितनी देर होगी भुगतान में उस पर। और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक प्रयत्न और किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। पहले राज्य सरकारें कई अपना अंश देने में बहुत देर लगाती थी, तो केंद्र सरकार ने ये शर्त रखी थी कि जब राज्य सरकार का हिस्सा आ जाएगा तब केंद्र अपना हिस्सा जारी करेगी। अब हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार का हिस्सा आने में देर हो तो केंद्र सरकार का हिस्सा तो किसान के खाते में तत्काल डाल दिया जाए। हम राज्य सरकारों से भी लगातार संपर्क में हैं, उनके साथ अनेकों बैठकें करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि समय पर किसान को राज्य और केंद्र दोनों का अंश फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने के बाद मिल जाए। Finance Minister Nirmala Sitharaman urged members of Parliament in the Rajya Sabha to promote the Prime Minister internship scheme in their respective constituencies, stating that the scheme's second pilot program began in January 2025. Responding to a supplementary question during the question hour, she clarified that this is not an employment scheme but aims to equip unskilled youth with the necessary skills to become employable. And this scheme, internship, is meant for people who till then couldn't find an opportunity because either they are not skilled enough or they are not trained enough. And therefore the intent of the program itself is not to provide job but to provide an exposure, and through the internship some kind of a awareness of what is there in the market for which they have to be trained. So the intent itself was only to provide exposure and some kind of a skilling within, in a very loose sense, skilling within the organizations. So it was part of the government's attempt to provide jobs, at the same time provide for those who are still not ready for the market, that kind of a readiness to be provided. So that was the intent of the scheme. Thank you.
Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda stated that the country is now fully prepared to handle any pandemic and has a robust system in place for the rapid detection of virus-related diseases. He was responding to a supplementary question during question hour in the Rajya Sabha. We get diseases because of pesticides. We get diseases because of environment. We get diseases because of the nature of the plants which is changing. We get diseases because of the medicines which are being given to the animals. What is the impact altogether? So for that, we have also started, which is known as the National One Health Mission, which has been started under Prime Minister Modi at Nagpur, and to the cost of 112 crore rupees. And we also had a test which we call as Vishanu Yudh Abhyas, that was done in Ajmer. It was a mock test, just to see that whether our health system is prepared for it or not. So we are very vigilant on that account. The Rajya Sabha on Tuesday continued the discussion on the motion of thanks on the President's address. Let us listen to some excerpts from the discussion. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पराभूत करने के लिए कल जो बताया गया सरासर गलत है। धनंजय कीर करके लेखक है जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पूरी जीवनी लिखी है और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चुनाव की जर्नी का भी इतिहास लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने चुनाव के बाद में इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेशन करने लगाया था। क्यों, क्या रीजन था? 78,000 वोट्स वहां पे बैलेट पे रहते थे। 78,000 वोट्स प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते वक्त उस कांग्रेस के सरकार के इलेक्शन कमीशन ने अवैध घोषित किए थे। कितने वोट्स? 78,000 वोट्स, 78,000। अभी वक्फ की बात हो रही थी, पूरा देश मानता है 224 प्रपोज एक्ट जो है वो मानता है कि वक्फ जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, वाकिफ की मंशा के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन मुतवल्ली अकेला ही बेच दे प्रॉपर्टी को, उसके पास किसने, जब खुदा को दे दी, गॉड को दे दी, तो मुतवल्ली के पास क्या राइट है? क्या देश का वजीर आजम देखता रहेगा कि इतने बड़े समाज की आप प्रॉपर्टीज को लूट खसुट करेंगे? क्या आर्टिकल 26 यही कहता है कि आप बाड़ी खेत को खाते चलो? इतना बड़ा एहसास आप बोलते हैं रेलवे डिफेंस के साथ जोड़ते हैं। कहां है इंस्टीट्यूशन 70 सालों में? कहां है अस्पताल? कहां यूनिवर्सिटियां बनी? कहां वक्फ की प्रॉपर्टी को खाया? आज देश के वजीर आजम आपसे 70 साल का हिसाब लेने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें होती है, संभल की बात भी हुई। अरे पहले हमने उनको अनपढ़ रखा, वोट बैंक तक रखा, पहले उनका वोट लिया, फिर उनको उकसाया, फिर उनको उकसा के अपनी रोटी सेकी। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी वेलफेयर के लिए बात करते, आपने 70 तक उनके कल्चर को खत्म करा। किसी बदमाश का रोल हो वो दिया, उसको इलिटरेसी से जोड़ा, अनपढ़ता से जोड़ा, उसको देश का नागरिक नहीं बनने दिया, उसको देश की डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। और 90 के बाद आपने टेररिज्म के साथ जोड़ा। केंद्र सरकार काम कर रही है। मैं तो अब गांव में देखता हूं, हम लोग के यहाँ धान भी जो हम लोग बेचते थे तो 2 महीना में पैसा आता था। अब देखता हूं कि 1 बोरा भी धान और गेहूं बेचा जाता है, यूपीआई से तुरंत ट्रांजैक्शन 2 मिनट में हो जाता है। 50% से ज़्यादा अभी दुनिया का डिजिटाइज जो भी यूपीआई से आपको ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है इस देश में। ये साधारण चीज़ें नहीं हो रही, ज़मीन पर जो चीज़ें पर्कुलेट करके जा रही है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है उपसभापति महोदय। That's all in House Highlights in this episode. Keep watching Sansad TV. Good night.